नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मास्टर क्लास जो सीधे तौर पर स्टीव जॉब्स के काम करने के तरीकों से जुड़ा है। चलिए, आज की इस खास चर्चा में स्टीव जॉब्स के उन 10 कमाल के उसूलों और रणनीतियों का एक डायनामिक विश्लेषण करते हैं, जिन्होंने टेक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मतलब लिटरली एक क्रांति ला दी। ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारे आज के इस पूरे एनालिसिस का ब्लूप्रिंट 5 मुख्य हिस्सों में बटा है। विजनरी माइंडसेट, फिलॉसफी ऑफ डिजाइन, इनोवेशन थ्रू सब्ट्रैक्शन, बिल्डिंग अ कल्ट ब्रांड और आखिर में पैशनेट एंड रूथलेस लीडरशिप। बस इन्हीं थीम्स के इर्द गिर्द हम उन 10 रणनीतियों को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, द विजनरी माइंडसेट, ऑपरेटिंग अबव द नॉर्म। देखिए, जॉब्स को जो इतनी बड़ी सफलता मिली ना, वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें उनके बहुत ही गहरे, एक तरह के स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल माइंडसेट में छिपी थी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे शास्त्रों में चेतना यानी कॉन्शियसनेस के 5 स्तरों के रूप में बताया गया है। पहला है पत्थर जैसी ढकी हुई चेतना, फिर पेड़ जैसी सिकुड़ी हुई, उसके बाद पशु चेतना, फिर मनुष्य और अंत में पूरी तरह से विकसित यानी दिव्य चेतना। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में बहुत से लोग बस तीसरे स्तर यानी पशु चेतना में ही उलझ कर रह जाते हैं, जहां फोकस सिर्फ खाना, सोना और किसी तरह बस सरवाइव करने पर होता है। लेकिन स्टीव जॉब्स की बात ही कुछ और थी। वो एक हायर ऑर्बिट में ऑपरेट करते थे, मतलब एक ऐसा बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर जहां इंसान सिर्फ अपनी फिजिकल जरूरतों से ऊपर उठकर कुछ नया क्रिएट करने और इमेजिनेशन की दुनिया में जीता है। और सोचने वाली बात है, भारत में अपने 7 महीनों के प्रवास और ज़ेन बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने इसी पूरी तरह से विकसित चेतना को अपने अंदर गहराई से उतार लिया था। और उनका यही हायर ऑर्बिट वाला माइंडसेट उनके उस सबसे आइकॉनिक कोट से सीधे तौर पर जुड़ता है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इसका बड़ा सीधा सा फंडा है, हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखना और अपने ईगो को साइड में रखकर खुद को मूर्ख मानने से नहीं हिचकिचाना। क्योंकि जब इंसान खुद को खाली समझता है, तभी तो वो बिना किसी रुकावट के नया ज्ञान हासिल कर पाता है ना। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये माइंडसेट हमारी दूसरी थीम से कैसे जुड़ता है, द फिलॉसफी ऑफ डिजाइन, परफेक्शन इन द अनसीन। उनका वही आध्यात्मिक और बौद्धिक नजरिया अब उनके क्रांतिकारी प्रोडक्ट डिजाइन में तब्दील हो रहा था। इसके पीछे बचपन का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार जॉब्स ने अपने पिता को एक कैबिनेट के पीछे बहुत महंगा माइका लगाते हुए देखा, वो हिस्सा जो दीवार की तरफ रहने वाला था, जिसे कभी कोई देखने भी नहीं वाला था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो पिता ने जवाब दिया कि अंदरूनी सफाई से ही असली परफेक्शन आता है। और पता है, सालों बाद जॉब्स ने बिल्कुल यही लॉजिक फोन की बैटरी पर लगाया। उनका साफ कहना था कि अंदर का हिस्सा भी एकदम परफेक्ट और खूबसूरत होना चाहिए, भले ही कोई कस्टमर उसे खोलकर कभी ना देखे। इसे कहते हैं परफेक्शन की जिद। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, उसे कहते हैं डेकोरेटिव मेंटालिटी। कॉलेज के दिनों में ली गई कैलीग्राफी क्लासेस ने उन्हें एक ही प्रॉब्लम को 100 अलग-अलग और खूबसूरत तरीकों से सॉल्व करना सिखाया। इसी मेंटालिटी की वजह से यूजर एक्सपीरियंस के मामले में वो 10 में से 9.9 पर भी कभी राजी नहीं हुए। उन्हें चाहिए था तो बस पूरा 10 में से 10, एकदम परफेक्ट। चलिए, अब आते हैं हमारी तीसरी थीम पर, इनोवेशन थ्रू सब्सट्रैक्शन, लेस इज मोर। जॉब्स की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक खूबी ये नहीं थी कि उन्होंने प्रोडक्ट्स में क्या-क्या नया जोड़ दिया, बल्कि मास्टर स्ट्रोक ये था कि उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से किन चीज़ों को हटा दिया। उदाहरण के लिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग को ही ले लीजिए। उनका मानना था कि डिब्बा खोलने का अनुभव एकदम क्लासी और बिना किसी फालतू भीड़-भाड़ के होना चाहिए। कंपनी में एक पूरी डेडिकेटेड टीम थी जिसका इकलौता काम यही था कि पैकेजिंग से फालतू मैनुअल्स और क्लटर को कैसे हटाया जाए, ताकि जब कोई कस्टमर पहली बार प्रोडक्ट को हाथ लगाए तो उसका अनुभव एकदम जादुई और क्लियर हो। जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 350। जब 1997 में स्टीव जॉब्स अंतरिम सीईओ बनकर वापस कंपनी में आए तो हालात कुछ ऐसे थे कि कंपनी 350 तरह की अलग-अलग चीजें और डिवाइसेस बना रही थी। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स थे कि कंपनी का असली विजन और फोकस पूरी तरह से गायब हो चुका था। और यहीं से पता चलता है उनके असली जीनियस होने का। जॉब्स ने वापस आते ही एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया, 350 से सीधा 10। जी हाँ, उन्होंने आते ही 340 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन तुरंत बंद करवा दिया। उनका फंडा एकदम क्लियर था,
सिर्फ उन गिने चुने 10 प्रोडक्ट्स पर अपना पूरा फोकस लगाओ जो वाकई में मायने रखते हैं। क्या कमाल का मूव था ये। अब रुख करते हैं हमारे चौथी थीम का, बिल्डिंग अ कल्ट ब्रांड, एस्पिरेशन ओवर कोड। आइए समझते हैं कि कैसे एप्पल ने सिर्फ मार्केट शेयर ही कैप्चर नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों में एक ऐसी चाहत पैदा की कि वो एक कल्ट में बदल गया। यहाँ दो स्टीव के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे स्टीव वॉज़नियाक, जिनका पूरा फोकस कोडिंग, कंप्यूटर और सर्किट बोर्ड्स पर रहता था, लेकिन दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स का असली टैलेंट कंज्यूमर को, उनकी आकांक्षाओं को और उनकी एक्सपीरियंस को समझना था। उनका विजन सिर्फ मशीनें बनाना नहीं था, बल्कि इंसान की आत्मा को समझना था कि उसे असल में क्या फील करना है। और इसी गहरी समझ से निकलकर आया उनका यह उसूल, आकांक्षा ही मूल्यांकन है या एस्पिरेशन इज वैल्यूएशन। जॉब्स ने साफ कह दिया था कि प्रोडक्ट्स पर कभी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि डिस्काउंट देने से ब्रांड का जो ट्रस्ट है और उसकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। और सच कहें तो इसी स्ट्रैटेजी ने ब्रांड को एक ऐसा सोशल स्टेटस बना दिया जिसने अंततः दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी की नींव रखी। उन्होंने भीड़ को एक कल्ट में बदलने की बड़ी ही अचूक रणनीति अपनाई। अगर हम कंपटीशन को देखें तो जॉब्स ने खुलेआम माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रतिद्वंदियों को बिना टेस्ट वाला और बोरिंग कहकर ब्रांड किया और एप्पल को अच्छे टेस्ट और कल्चर के साथ जोड़ दिया। इस साफ बंटवारे ने उनके कस्टमर्स को उनके लिए और भी ज्यादा लॉयल बना दिया। एक तरह से उन्होंने एप्पल यूजर्स की एक अलग ही कम्युनिटी बना दी। उनका काम करने का तरीका इस एक लाइन में बखूबी सिमट जाता है, हम सिर्फ ठीक ठाक काम नहीं करते, हम स्टैंडर्ड को और ऊपर उठाते हैं। देखिए, जॉब्स ने शायद ही कभी सबसे पहला MP3 प्लेयर या सबसे पहला टैबलेट इन्वेंट किया हो, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने बेहतरीन आइडियाज़ को उठाया, बिना किसी शर्म के उन्हें रिफाइन किया और उनके यूज़र एक्सपीरियंस को इतना परफेक्ट बना दिया कि वो मार्केट में अनबीटेबल हो गए। अब हम पहुंचते हैं अपनी 5वीं और आखिरी थीम पर, पैशनेट एंड रूथलेस लीडरशिप, डिमांडिंग एक्सीलेंस। पर्दे के पीछे की बात करें तो स्टीव जॉब्स का लीडरशिप स्टाइल बेहद कड़क था। वो एक्सीलेंस की मांग करते थे और किसी भी तरह का कोई समझौता उन्हें बर्दाश्त नहीं था। ये वो मशहूर किस्सा है जब जॉब्स जॉन स्कली को पेप्सी से अपनी कंपनी में लाना चाहते थे। उन्होंने स्कली से एक बड़ा ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछा, क्या आप जिंदगी भर चीनी का पानी बेचते रहेंगे या फिर दुनिया बदलना चाहेंगे? बस ये एक लाइन ही जॉब्स के उस जबरदस्त जुनून को दिखाती है, जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुनिया बदलने का जज्बा चाहिए था। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि बिना जुनून वाले लोग जहर के समान हैं। जॉब्स का बड़े गहराई से ये मानना था कि काम हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर हमारे अंदर उस काम के लिए पैशन नहीं है तो हम कॉर्पोरेट दुनिया की उन थका देने वाली रुकावटों और मुश्किलों का सामना कभी कर ही नहीं पाएंगे। उनका ये डिमांडिंग नेचर हर जगह नजर आता था। उनका फोकस इतना जबरदस्त था कि ऑफिस में सिर्फ सफेद दीवारें होती थीं, कोई फालतू क्लटर नहीं। और हाँ, वो लोगों को नौकरी से निकालने में भी पलक झपकने जितना वक्त लगाते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि उनका काम लोगों के साथ नाइस या अच्छा बनना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना है। अगर सिलिकॉन वैली का सबसे जीनियस प्रोग्रामर भी कंपनी के विजन के साथ अलाइन नहीं होता था, तो जॉब्स उसे बिना सोचे बाहर का रास्ता दिखा देते थे। और इसी के साथ हमारा ये डीप डाइव एनालिसिस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। एक स्पिरिचुअल और हायर ऑर्बिट माइंडसेट से लेकर $1 ट्रिलियन कंपनी खड़ी करने तक का ये सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये साफ करता है कि सच्चा इनोवेशन सिर्फ चीजें ऐड करने में नहीं है, बल्कि अंदरूनी सेल्फ डिसिप्लिन और गैर जरूरी चीजों को हटाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अंत में ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या किसी भी प्रोफेशन में हमारा मकसद सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना और पैसे कमाना होना चाहिए, या फिर इस ब्रह्मांड में एक ऐसी छाप छोड़ना, एक ऐसा डेंट मारना जिसे सदियों तक याद रखा जाए? आज के इस केस स्टडी एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है इस मास्टर क्लास ने जरूर कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित किया होगा।